अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आपने आज का अपना केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर लिया होगा। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट था जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक इस पे मुश्तमिल था। तो अब हम इसके जो कंप्लीट सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। बेटा आपका पहला एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन था कि सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विद फ्लेम टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड। कि सोडियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर हासिल होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है जो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है। आपने फ्लेम का कलर बताना है। बेटा इसमें जो सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, गोल्डन येलो फ्लेम जो है सोडियम की ऑक्सीजन में बर्निंग की सूरत में हमें गोल्डन येलो फ्लेम देखने को मिलता है। अब ये किस वजह से गोल्डन येलो फ्लेम होता है? ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम एटम की वजह से हमें इसका कलर गोल्डन येलो नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आपके पास 4 ऑक्साइड्स दिए गए हैं, आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की पहचान करनी है। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, या यूँ कह लें कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑप्शन ए बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें सोडियम एल्यूमिनेट देगा। सूटेबल ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन इफ इन SiCl4 आपने बताना है। बेटा SiCl4 में जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऊपर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा। एक Cl के ऊपर आपको पता है -1 चार्ज होता है। अब यहाँ पे 4 Cl लगे हुए हैं तो -4 चार्ज आपके पास Cl के ऊपर आएगा। उसको न्यूट्रल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए सिलिकॉन अपने ऊपर +4 का चार्ज लेके आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n गिव अस अबाउट द ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि ये हमें फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड एनर्जी के बारे में देता है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, जिसमें ये साइज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, शेप्स के बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है और स्पिन के बारे में हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम आयन है, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स दैट इसमें 11 प्रोटॉन है और आयन की फॉर्म में है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बचे, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके 4 क्वांटम नंबर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपने बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में लाई करता है। बेटा n = 4 का मतलब होता है मतलब फोर्थ शेल, l = 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल, और m = 0 मतलब m डिपेंड करता है l पे और m हमें ओरिएंटेशन बताता है। इट मीन्स दैट a की पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी m की, उसकी वैल्यू 0 है। नेक्स्ट आपके पास जो s है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, इधर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो हमारे पास चूंकि उसने ऑर्बिटल पूछा है तो हमारे पास 4s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लाई करेगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने हाइड्रोनियम आयन की शेप के बारे में बताना है। हाइड्रोनियम आयन के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। ये 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा और एक इसके पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर की वजह से इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रीन एक एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी ये पेन किलर है, तो ये किस एंजाइम के साथ जाके इंटरेक्ट करती है और पेन को रोक देती है? तो होता क्या है कि जो हमारे पास पेन कॉजिंग एंजाइम होता है बॉडी के अंदर वो साइक्लोऑक्सीजनेज होता है। एस्प्रीन के अंदर जो एक्टिव ग्रुप होता है एसिटाइल ग्रुप, वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के साथ बाइंडिंग करता है और उस एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है और वो पेन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे COX करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देन अ नॉर्मल ऑक्टेट आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ आयोडीन इन ICl5। बेटा ICl5 के अंदर जो आयोडीन है सेंट्रल एटम, वो अपने नॉर्मल ऑक्टेट से कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं? तो ICl5 में जो आयोडीन है ये 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 में से ये 5 को क्लोरीन के साथ शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, यानी बॉन्डिंग के लिए यूज़ किया हुआ है इसने। तो 5 बॉन्ड बनाएगा तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इसके पास लोन पेयर है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 12 हो गए। नॉर्मल ऑक्टेट में 8 होते हैं, तो ICl5 के केस में सेंट्रल आयोडीन जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन से एक्सीड किया? ये 4 इलेक्ट्रॉन से एक्सीड किया, हाइपर वैलेंसी शो कर रहा है।
तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास सी बनेगा, जिसमें 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके नॉर्मल ऑक्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आपने बताना है। तो कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 16 3 48 और 12 ऐड किया तो आपके पास जो टोटल मोलर मास बनेगा वो 60 ग्राम पर मोल बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पर में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, उसका मास गिवन है। तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज द मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। बेटा मास गिवन है 1.75 और मोलर मास H2O2 का निकाल लें। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो गया 32 और 2 हाइड्रोजन का तो 34 आपके पास मोलर मास हो गया। तो आप क्या लिखोगे 1.75 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए के अंदर क्या है कि 10 की पावर 22 बताया हुआ, यानी पॉइंट को वो एक डिजिट आगे ले गया। सी ऑप्शन के अंदर 0.30 इंटू 10 की पावर 23 और जो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आप किस पे टिक मार्क करोगे, आप डी ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक कंटेनर के अंदर 0.5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे STP पे, आपने वॉल्यूम बताना है गैस का। तो आपने मोलर वॉल्यूम के बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है वो STP के ऊपर STP स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है। अब जब मोल हाफ है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा 11.2। ये तो यूनिटरी मेथड से, लेकिन हम फॉर्मूला पढ़ते होते हैं कि जिसमें हम वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है N इंटू VM। तो N गिवन हम यानी नंबर ऑफ मोल 0.5 है और हमारे पास VM मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 11.2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने इन गिवन 4 ऑप्शन में से इनकरेक्ट कंडीशंस बता दी हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट इन 4 ऑप्शन में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास बी है कि 79 डिग्री टेम्परेचर और 323 टॉर पे वाटर बॉयल नहीं करता। लेकिन इसके अलावा अदर कंडीशन कौन सी हैं, ए ये आपके पास वो कंडीशन है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर कैसे बॉयल करता है। सी वाला आपके पास प्रेशर कुकर की एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है कि वाटर कितने टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बॉयल करेगा। डी वाले के अंदर ये मरी हिल्स की कंडीशंस बताई हुई हैं। लेकिन जो बी वाला है इसमें अगर 69 होता तो ये हमारे पास माउंट एवरेस्ट की कंडीशन बनती, लेकिन अगर आपने 79 पे वाटर को बॉयल करना है तो आपको प्रेशर 341 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन या इनकरेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, चूँकि उसने इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन है कि विच चेंज ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व ओवरकम ओनली LDF फोर्सेज। तो LDF फोर्सेज को ओवरकम करने के लिए कौन सी चेंज, इसमें ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बेटा LDF एक वीक टेम्पररी फोर्सेज होती हैं और ये हर तरह के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं बट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो आयोडीन है ये नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसके जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान LDF को ओवरकम करने के लिए हम इसको हीट करते हैं। तो जब हीट करते हैं तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है और ये आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन होता ही क्या है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट अंडरगोइंग अ लिक्विड फेज। अदर ऑप्शन में आइस की बात है तो वाटर के अंदर बेटा जो डोमिनेटिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वैसे भी ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर LDF तो होंगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी साथ में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। और अगर हम एथेनॉल की बात करते हैं तो इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें डाइपोल डाइपोल भी होंगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होंगी, इसमें LDF भी होंगी और डी ऑप्शन के अंदर NaCl ये आयन डाइपोल फोर्सेस रखे हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपने बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में बताना है। ये एक हेस लॉ की एप्लीकेशन है तो ऑप्शन ए है इसमें। नेक्स्ट आपके पास MCQs लास्ट है जिसमें कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड जो है उसके बारे में कौन सी गिवन थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो है वो ट्रू है। तो कैलोरी कंटेंट के अंदर आप फूड को बर्न करते हो, कंबस्ट करते हो, तो इसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन जो है वो एंथैल्पी चेंज करेक्ट ऑप्शन होगा। बेटा ये आपके पास ऑब्जेक्टिव थी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा जी ये आपके पास 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 14 अटैम्प्ट करने थे। तो अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर आयोनिक देन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बेटा सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये दोनों मेटल्स हैं और मेटल्स जो हैं वो गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं।
अब मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन करती हैं। अब जब ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देंगी, ऑक्सीजन नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि जो एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन कर ले और दूसरी इलेक्ट्रॉन ले और नेगेटिव चार्ज अटेन कर ले। इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और दूसरा, मैग्नीशियम और सोडियम का जब हम ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी ज़्यादा होता है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, तो बेटा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो हैं ये अज खुद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो शेयरिंग से जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और दूसरा, इनके दरमियान जो हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स बनाते हैं तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ना, वो भी कंपैरेटिवली सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड के वो कम होता है। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जो है कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा आयोनिक होते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा हुआ है विच नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैज़ द हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों में से बताना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है कि आपने किसी एटम के अंदर उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है। आपने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और आपने बताना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, यानी किस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो दोनों है ना ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और दोनों के अंदर जो है p हाफ फील्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका साइज़ छोटा होता है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और इसका साइज़ बड़ा होता है। अब इन केस ऑफ फॉस्फोरस जो 3p है वो न्यूक्लियस से अवे है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन के अंदर जो 2p है। तो बेटा जो साइज़ बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रश जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा बड़े साइज़ के अंदर, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे उसको लेस रिपल्शन फेस करने को मिलती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है और उसमें से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसलिए यूँ हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस रिलीज़ मोर एनर्जी। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी। जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू सम एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर्स डू नॉट। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये बेसिकली एपरेंट चार्ज होता है जो किसी भी स्पीशी के ऊपर अपीयर होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमें क्या बताता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोवाइडेड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। अब हमने कहा कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ना अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन मल्टीपल एनर्जी लेवल्स में, जैसे डी और एफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होता है। अब एक ट्रांजिशन एलिमेंट मैंगनीज बताया हुआ है जो कि एग्जांपल दी हुआ +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। तो मैंगनीज के अंदर ये जो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है 3d5 और 4s2 को यूज़ करता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है जो +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। लेकिन हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स भी होती हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करती हैं, जिसमें फॉस्फोरस और सल्फ़र आता है। अब सल्फ़र की एग्जांपल जो है वो आपके सामने दी हुई है। बेटा सल्फ़र जो है ना वो अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल को यूज़ करता है और इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये जब हमने इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवानी है तो हम उसी सूरत में करवा सकते हैं जिन ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी जो है उनकी कंपेरेबल होती है। तो अब 3p से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया और 3s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में चला गया, तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसी तरह से बढ़ जाती है। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स रखते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप 1 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ग्रुप 2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होती है। अब ग्रुप 17 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो है वो -1 होती है, जो कि हैलोजेंस होते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने हुंस रूल को स्टेट करना है, यानी स्टेटमेंट लिखनी है आपने हुंस रूल की। जब भी स्टेटमेंट आती है तो बेटा इसको आपने टू द पॉइंट लिखना होता है। तो क्या इसकी स्टेटमेंट है, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, और आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हों तो आपने उनको फिल करना है उन ऑर्बिटल्स के अंदर।
तो दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल। तो क्या करेक्ट वे है, रूल कहता है कि आपने उनको जब प्लेस करना है तो आपने सेपरेट ऑर्बिटल में रखना है और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो आपने सेम रखनी है, रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। ना कि आपने ऐसा करना है कि आप सेम ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ रख दो। तो चूंकि डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो सबके साथ एक साथ जस्टिस करो, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, चूंकि उनकी एनर्जी सेम है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो फिर आपने पेयर अप करने हैं। तो इसको आप एक इमेज की फॉर्म में आप देखते हैं। बेटा करेक्ट फिलिंग और इनकरेक्ट फिलिंग दोनों दिखाई हैं। फर्स्ट के अंदर जहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है इसमें देखें उसने जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं विद अपोजिट स्पिन, और सेकेंड के अंदर 1, और थर्ड के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इसके अदर आपके पास जो राइट वे बताया हुआ है, देखें सेम स्पिन है और डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं और सबको उसने प्लेस किया हुआ है। तो ये करेक्ट वे है हमारे पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसके अंदर ना उसने 3 ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल बताई हुई हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होती हैं। आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना वो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो जब हमारे पास p की वैल्यू 1 होगी, मतलब p सब शेल, तो आपको पता है कि p की कितनी ओरिएंटेशन होती हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। p जो है उसकी +-1 जो होती है। अब +-1 इंडिकेट करता है कि इसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, +1, -1 और 0। तो यही इमेज में आपको दिखाया गया है कि आपके पास +1 इंडिकेट करता है px को, और py जो है ये -1, और जो आपके पास pz है ये 0 वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती हैं जब आपके पास p 1 होगा और m +-1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बेटा आपने ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है Fe3+ की और कॉपर की। अब Fe3+ आपके पास जो है ना जो Z26 बताया ये एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन का बताया हुआ है, लेकिन जो आपसे पूछी गई है वो Fe3+ है। 3+ मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकालने। अब देखें उसने आंसर के अंदर सबसे पहले आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है। अब जब इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपके पास जी 2 4s से इलेक्ट्रॉन वैलेंस से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा। तो आपके पास जो Fe3 की यानी 23 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो बनेगी वो आपके सामने है। नेक्स्ट कॉपर जो है ये 29 एटॉमिक नंबर होता है। बेटा कॉपर जो होता है ना ये स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करता है। तो इसमें जो है s का 1 इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, क्योंकि फुली फील्ड जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होती है हमारे पास ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन। तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए जाते हैं स्टेबिलिटी की वजह से, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर जो है मीथेन का और BeCl2 का ड्रॉ करना है। बेटा मीथेन में जो सेंट्रल कार्बन जो होता है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ठीक है। अब आपने कार्बन की सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखी तो आपके पास डाईवैलेंसी शो हुई, आपने इसको एक्साइट करवाया तो आपके पास टेट्रावैलेंट हो गया। अब टेट्रावैलेंट को आपने क्या करवाना है, हाइब्रिड करवाना है। अब हाइब्रिड के लिए आप एक S3p को मिलाते हो, इंटरमिक्स करते हो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज बन जाता है। अब एक S और 3p जब इंटरमिक्स में होते हैं तो आपके पास sp3 होता है। अब इनकी शेप को जब आपने ऑर्गेनाइज किया और ये अपने आप को स्पेस में जब ओरिएंटेट करेंगे और इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन 1s के साथ आके मिलेगा और ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर आपके सामने बताया हुआ। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और बेटा जो CH4 के अंदर बॉन्ड एंगल होता है ना वो 109.5 डिग्री होता है। इसके बाद जो हमारे पास BeCl2 है, बेटा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसमें 1s2 ग्राउंड स्टेट है। जब हम इसको एक्साइट करवाते हैं तो एक 2p में चला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब हम उनको इंटरमिक्स करते हैं एक s और एक p को तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनता है। अब sp के जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो ये सेंट्रल एटम बेरिलियम sp 2 ऑर्बिटल और इसके साथ क्लोरीन अपना आता है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल लेके और ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ज्योमेट्री इसकी लीनियर है और हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री होगा। तो बेटा ये आपके सामने बुक के इमेजेस शेयर किए मैं डायग्रामेटिकली, आप यहाँ से क्लियर आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन 8 है और इसके अंदर क्या क्वेश्चन है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी इन ड्रग डिज़ाइनिंग। आपने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है कि वेस्पर थ्योरी जो है ये सक्सेसफुली अप्लाई की जाती है डिटर्मिनिंग द शेप ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इसके अलावा ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प आउट करती है। उसके बाद लिगेंड स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी के लिए हेल्प आउट करती है और एंटीबॉडी रिकॉग्निशन के बारे में बताती है। बेटा इसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर
हम जो ड्रग को डिज़ाइन करते हैं। अब हमने एक ड्रग डिज़ाइन की एस्प्रीन, अब वो किस तरह से बॉडी के अंदर पेन को स्टॉप करती है। बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ये पेन कॉज करता है। एस्प्रीन के अंदर एक एक्टिव ग्रुप होता है एसिटाइल ग्रुप, तो वो एसिटाइल ग्रुप जो है वो इस एंजाइम के अंदर बाइंड जाके कर लेता है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर, जस्ट लाइक अ लॉक एंड की मॉडल। तो जाके उस एंजाइम की वर्किंग को ये ब्लॉक कर देता है। तो जब एंजाइम की वर्किंग रुक जाएगी तो पेन जो है वो बॉडी में रुक जाएगी। तो आपने क्या याद रखना है कि वेस्पर थ्योरी की हेल्प से हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं और वो जस्ट लाइक अ लॉक एंड की मॉडल। बेटा आपके सामने ये एक इमेज दिखाया गया है, इस इमेज में ये जहाँ पे एस्प्रीन लिखा हुआ है इसका रेड कलर का पार्ट है, ये एक्टिव एसिटाइल ग्रुप है, और ये यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको मार्क दिख रहा है यहाँ ये एंजाइम के साथ जाके फिट हो गया। जब ये फिट हो गया है तो हमारे पास यहाँ एंजाइम की जो वर्किंग है उसको ब्लॉक कर दिया और ख़ुद बाकी रिमेनिंग एस्प्रीन जो है वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने बताना है कि हीलियम जो है वो एज अ बॉन्ड He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। हीलियम फॉर्मेशन डज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू MOT, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। बेटा हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 है। हीलियम की बॉन्ड फॉर्मेशन He2 की फॉर्म में इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका जो बॉन्ड आर्डर होता है ना वो 0 होता है। ये आपके सामने एक MOT डायग्राम ड्रॉ की हुई है, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पे आपके पास सिग्मा 1s है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वहाँ पे भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड आर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आया वो 0 आया। तो जब बॉन्ड आर्डर 0 आता है तो इट मीन्स दैट He और He के अंदर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बेटा स्टाइशियोमेट्री क्या होती है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। व्हाट इज स्टाइशियोमेट्री, गिव द बेसिक अजम्पशन फॉर स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टाइशियोमेट्री बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है विच डील अस विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो कायम करती है वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो स्टाइशियोमेट्री कहलाती है। बेटा इसकी बेसिक अजम्पशंस जो हैं वो हमारे पास 3 होती हैं, जिसको हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, और थर्ड हमारे पास होती है कि इस स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के दौरान हम 2 लॉज को ओबे करते हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है, जिसमें एक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। आपने कैलकुलेट करना है मास ऑफ एल्यूमिनियम नीड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 32 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। बेटा आपके सामने एक ये न्यूमेरिकल सॉल्व फॉर्म में बुक का इमेज भी शेयर किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपके एक इक्वेशन दी हुई है, जब 2 एल्यूमिनियम यानी 2 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। अब आपके पास आयरन ऑक्साइड का मोलर मास जो है, जो आयरन ऑक्साइड का मास है वो गिवन है जो कि 32 ग्राम है, ठीक है। आपने इस मास का सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हो मास बाय मोलर मास। तो अब मास तो 32 गिवन है, तो मोलर मास आयरन ऑक्साइड का, एक आयरन का 56 होता है तो 2 का आपके पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, और 3 ऑक्सीजन है और 1 का 16 होता है, तो ये टोटल आपके पास 160 ग्राम पर मोल मोलर मास आ जाएगा आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। तो मास 32 डिवाइडेड बाय 160, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल आ गए 0.2। आप मोल मोल रिलेशनशिप निकालो। अब एल्यूमिनियम के मोल फाइंड करें, तो बैलेंस इक्वेशन कहती है जब आपके पास 1 मोल आयरन ऑक्साइड का 2 मोल एल्यूमिनियम से बनता है, तो हमने जो एक्सपेरिमेंटली क्या किया, हमने 0.2 मोल्स निकाले हैं, तो एल्यूमिनियम के क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 0.4 मोल्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा हुआ है मास ऑफ एल्यूमिनियम, आपने कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम का मास। तो अब मास निकालने के लिए आपके पास नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है और एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल जो आपने निकाले हैं वो 0.4 है। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 27, तो आपके पास जो मास ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा वो 10.8 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। बेटा थ्योरेटिकल यील्ड्स क्या होती हैं, ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट, थ्योरेटिकली जिसको हम फाइंड करते हैं। लेकिन एक्चुअल यील्ड वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो
किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम कैरिड आउट करते हैं तो उस वक्त आपके पास जो हासिल होने वाली अमाउंट होती है वो एक्चुअल यील्ड होती है। बेटा थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है इसको आप कैलकुलेट करते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से और स्टाइशियोमेट्री को यूज़ करते हुए, लेकिन एक्चुअल यील्ड जो होती है ये एक्सपेरिमेंटली हम हासिल करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये हमेशा से हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, ये मोर होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल यील्ड, जबकि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो लेस देन थ्योरेटिकल होती है। और थ्योरेटिकल यील्ड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड यील्ड, जबकि एक्चुअल यील्ड जो होती है ये हमेशा से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट लाहौर एंड मरी हिल्स। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अब लाहौर और मरी दो हवाले से इसने पूछा है। लाहौर के अंदर जो हम नियर सी लेवल कह सकते हैं वहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टार 1 ATM होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो नॉर्मली होगा 100 डिग्री पे जो जैसे वाटर बॉयल करता है। लेकिन मरी के अंदर जो कि अबव सी लेवल है, थोड़ा हाई आल्टीट्यूड पे चले जाते हो तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, 760 से 700 टॉर पे आ जाता है। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी स्लाइटली कम हो जाएगा, 100 से 98 डिग्री पे आ जाता है। तो आपने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे कि हाई आल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर जो है वो कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है वन फील आ सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि जब बाथ के बाद जो है कूलिंग का फिनोमेना या कूलिंग का एहसास होता है तो इसको एक्सप्लेन किया जाए। बेटा आफ्टर अ बाथ कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्किन के ऊपर रह जाते हैं। अब जब एक पर्सन जो है अंडर द फैन आता है तो हवा जो है एयर है वो एवेपोरेशन को सपोर्ट करती है। तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल जो उनसे हैं वो हीट लेता है बॉडी से हीट लेके वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट हो जाता है और इस दौरान क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए पर्सन जो है वो कूलिंग फील करता है। तो एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन गिव एग्जांपल। तो ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। एटमाइजेशन मतलब एटम बनाने का फिनोमेना। आपने एक मोल गैसियस एटम को फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स या आप कह सकते हैं कंपाउंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपके पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। H2 जो है उसको आप एटॉमिक फॉर्म में 2H में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस दौरान जो आपके पास हीट ऑफ एटमाइजेशन है या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो प्लस 436 किलो जूल पर मोल है। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास H2 जो है हाफ मोल आप लोगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दौरान इसकी जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो 218 किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन बतानी है। आपने जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। बेटा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है कि जब आप एक मोल सल्यूट को वाटर के अंदर एक्सेस वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हो और आपके पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाता है, तो इसको हम डेल्टा H नॉट हाइड्रेशन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर्स यानी हमारे पास जिसके ऊपर डिपेंड करता है चार्ज ऑन आयन और दूसरा साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी स्पीशी के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका साइज़ छोटा होगा और अगर साइज़ छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये आपके सामने एक इमेज की फॉर्म में भी दिखा दिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 2 है। तो बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अब हम जो है क्वेश्चंस पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर हम उनके जो सॉल्यूशंस हैं बुक के रेफरेंस से हम उसको खोल के देखते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ए पार्ट है जिसमें उसने पूछा व्हाट आर क्वांटम नंबर्स और आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करना है। और इसका नेक्स्ट बी पार्ट है कि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से दो को आपने एक्सप्लेन करना है। तो अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं। बेटा ये आपके पास सबसे पहले है कि क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे जी।
तो क्वांटम नंबर है सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। और इसके अलावा ये जो क्वांटम नंबर होता है ये हमें कंप्लीट जो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल, एक मैग्नेटिक और एक हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो उसने डिमांड की हुई है उसमें आपसे जो है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो इसके बारे में पूछा हुआ है। तो अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको देख लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर आप सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बताओगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम हमें किसके बारे में बताता है, ये स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की। उसके अलावा इसकी वैल्यू जो है वो एल पे डिपेंड करती है। और किस तरह से ये एल पे डिपेंड करती है हम इसको एक टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में देखते हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। बेटा ये देखें, आपके पास ये एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर। इसमें सबसे पहला कॉलम जो है इसमें एस सब शेल है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है एल 0 होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो भी 0 होगा। अब किस तरह से 0 होगा, हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना उसके अंदर डीजनरेसी निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1 जो है, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2l+1। अब इस फॉर्मूला में जब देखें यहाँ से l की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, तो एक डीजनरेसी होगी आपके पास जब l 0 होगा। इसी तरह जब p सब शेल की बात होगी तो आपके पास l की वैल्यू 1 होगी और उस वक्त मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो डीजनरेसी आएगी वो 3 आएगी। इसी फॉर्मूला के अंदर आप l की वैल्यू 1 पुट करके देखें तो 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे p के। और अगर हम d की बात करते हैं तो d के अंदर आपके पास बेटा जो l की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला में 2 रखें तो आपके पास टोटल आंसर 5 बनेगा, तो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है। इसी तरह जब आप l की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपके पास 7 डीजनरेसी इन केस ऑफ f सब शेल आएगा। अब बेटा यहीं पे इन्हीं टेबल की जो एस पी डी एफ की जो नीचे डिटेल दी हुई है, एस सब शेल हो गया, पी डी और एफ सब शेल, इसी को नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये सारा आप इसके बारे में लिख दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद जी सेकंड जो इसका बी पार्ट था जिसके अंदर उसने ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में पूछा हुआ था और हैबिट ऑफ क्रिस्टल सॉलिड की 2 प्रॉपर्टीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका और ये आपने बी पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसके अंदर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे वीबीटी के बारे में नोट लिखने के लिए पूछा गया है, तो ये आपके पास रही वीबीटी। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। बेटा वीबीटी हमें किसके बारे में बताती है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। तो इसमें आप इसके पोस्टुलेट लिखोगे और इसके बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो बताती है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड के केस में आप 3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करोगे। एस ओवरलैप जिसमें आप हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दे दोगे और sp ओवरलैप जिसमें आप HCl की एग्जांपल जो है उसको डिस्कस कर दोगे और pp ओवरलैप में आपके पास क्लोरीन की फॉर्मेशन की एग्जांपल जो है वो डिस्कस होगी। इसके अलावा आप H2S की एग्जांपल जो है इसको भी डिस्कस करोगे। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड आ जाएगी और उसमें आप ऑक्सीजन की फॉर्मेशन को डिस्कस करोगे और स्केच ड्रॉ करोगे। तो ये आप VBT के बारे में कंप्लीट डिटेल है। सेकंड आपके पास इसका जो बी पार्ट है उसमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मांगी हुई है और इसके फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर तो लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल दोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसके बाद उसके फैक्टर्स के बारे में पूछा हुआ है। तो फैक्टर्स में आप स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसको आप एक्सप्लेन करोगे और इसके बाद ये बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आपके पास बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी और आपने एनर्जी लेवल जो है इसको एक्सप्लेन करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो 2 वेज होते हैं। एक हमारे पास होता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो उनकी होती है सेम एलिमेंट्स की, और दूसरा हमारे पास होता है सेम जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो इन दोनों को आप एक्सप्लेन कर दोगे। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में जो आप एग्जाम्पल और ग्राफ की मदद से आप उसको एक्सप्लेन करते हो वो आपके पास है जी मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम का ग्राफ आपके सामने, थोड़ा जूम करके इसको देखते हैं। ये बेटा ये आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और ये इसकी एक्सप्लेनेशन सारी लिखी हुई है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद सेकंड टाइप जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम्स, तो ये दोनों आप एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है AB4 टाइप।
आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें मैक्सिमम 5 एग्जाम्पल्स होंगी AB4 टाइप में और AB5 टाइप की डिमांड की गई है। तो बेटा AB4 टाइप के अंदर जो एग्जाम्पल्स आप लेके आओगे वो एक तो मीथेन की एग्जाम्पल, उसकी फॉर्मेशन, उसके अंदर बॉन्ड एंगल और इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप सारी बताओगे। नेक्स्ट आपके पास CH4 के बाद आप अमोनिया को डिस्कस करोगे और अमोनिया के अंदर आपने बताना है अमोनिया के साथ साथ NF3 के अंदर भी, और इसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आपको आया था पेपर में कि इसमें बॉन्ड एंगल जो है NF3 में 102 क्यों हो जाता है, यूजुअली 107 होता है NH3 के केस में। तो ये आप इन दोनों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद आपने वाटर की एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है, ये वाटर की एग्जाम्पल है। और इसके बाद जी आपके पास हाइड्रोनियम आयन और अमाइड आयन को डिस्कस किया हुआ है। ये आपके पास हैं जी AB4 टाइप, और लास्ट पे आपके पास जी AB5 टाइप में बेटा 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक PCl5 है और एक ट्राइड आयोडाइड आयन है। तो इनकी शेप्स, ज्योमेट्री और एंगल के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, ये था आपके साथ मैंने बुक के इमेजेस जो हैं शेयर किए हैं। आई होप सो आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।